Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दिन शनिवार का है और आज का दिन श्रोताओं के लिए खास होता है, क्योंकि श्रोता चाहें तो हमसे कोई भी सवाल जो शेयर मार्केट से संबंधित, अर्थ जगत से संबंधित हो, आप जरूर पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। किसी भी नंबर पर फोन करें, 011 दिल्ली के एसटीडी कोड के साथ हमसे सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं सीनियर जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत है। Warm welcome, Shishir. Thank you. Namaskar. And now let's begin today's edition with the headlines in English. Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty jump over 1% this week. India bans all direct and indirect imports from Pakistan. And SBI's net profit falls 10% to 18,643 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. इस सप्ताह भी घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% से अधिक बढ़े। भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 10% गिरकर 18,643 करोड़ रुपए रहा। Rising for the third straight week, the domestic benchmark indices gaining over 1% this week despite geopolitical tensions. The Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 1,289 points or 1.6% during the week to end the week at 80,502 yesterday. The Nifty at the National Stock Exchange gained 307 points or 1.2% to end at 24,347. For the month of April, both the indices surged 3.5% each. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 0.4%, but the Small Cap Index declined 1.3%. इस पर चर्चा करेंगे घरेलू शेयर बाजारों पर, और जो हम 2-3 हफ्ते से बात कर रहे थे, खरीदने का समय है, बेचने का समय है, बाजार चढ़ेगा और गिरेगा, इस पर शिशिर के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि कॉलर्स जुड़ चुके हैं, अनुराधा हैं कोलकाता से, लेकिन पहले पंकज के पास चलना पड़ेगा जो भी कोलकाता से ही फोन कर रहे हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, हमारा 2 प्रश्न है। एक पहले ये जानना चाहता हूँ कि अभी का जो मार्केट का जो स्थिति है, तो क्या इसमें नए से कुछ खरीदारी किया जा सकता है या अभी वेट करें? और दूसरा सवाल यह है कि गोल्ड का जो प्राइस जैसे बढ़ते जा रही है, तो क्या इसमें सामने कुछ समय के बाद में क्या ये पॉसिबल है कि इसका रेट क्या वापस कम हो सकता है? या यदि इसमें यदि जैसे कि भारत पाकिस्तान में एक युद्ध जैसी हालत बन चुकी है, यदि बाई चांस युद्ध होती है, तो क्या इस कंडीशन में क्या गोल्ड का दाम का प्रभाव पड़ेगा? क्या उसका दाम फिर और बढ़ सकता है? थैंक यू। देखिए, पहला जो सवाल है आपका शेयर बाजार का, तो हमेशा से ये एक रणनीति बना करके चलिए कि जब कभी भी बाजार में आपको गिरावट दिखे तो
किस्तों में खरीदारी कर लीजिए। हम हमेशा से कहते हैं कि किस्तों में खरीदारी करिए और किस्तों में मुनाफा कमाइए। ये स्ट्रैटेजी बना करके, ये रणनीति बना करके चलिए, आपके लिए एक बेहतर मौका बनेगा। और एक और चीज हम कहना चाहते हैं कि बाजार का जब बुरा समय होता है तो निवेशकों के लिए अच्छा समय शुरू हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि खरीदारी के मौके बनते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि सोने के भाव को लेकर के, देखिए सोने के भाव में अभी हाल फिलहाल बहुत कोई नरमी आ जाए इसकी उम्मीद है नहीं। और आप ये ध्यान रखिए कि भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है। जो वैश्विक स्तर पर खासतौर पर अमेरिका और चीन की जो बात है, उनके बीच की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा, और बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। तो सोने के मामले में मेरी राय ये रहेगी कि अभी उसमें कोई नया निवेश करना, इस भाव पर थोड़ा सा उसमें हाथ बांध करके रखिए। बिल्कुल ही अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है सोना, या मान लीजिए कि 10% से कम है, तो उसको आप 10% तक अपने कुल पोर्टफोलियो का आप सोना में ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी करिएगा, क्योंकि सोने के भाव में अभी जो स्थिति है वो काफी ऊंचे स्तर पर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, 1 लाख तक भी एक दिन पहुंचा था। 1 लाख पे भी पहुंचा था, और उसके ऊपर आपको 3% जीएसटी भी देना है, और आपको कस्टम ड्यूटी भी देना है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आप देखें तो भाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो ये तो हुई खरीदारी की बात, लेकिन जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए भी क्या सुझाव है? इस समय 50% बेच के मुनाफा कमा लें, चाहे जितना भी मुनाफा हो रहा हो, या अभी लगाए रखें? हर्ष भाई देखिए, दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ लोग सोने में पैसा नहीं लगाते हैं, भावनाएं लगाते हैं, क्योंकि हम लोग गहने खरीदते हैं। और गहनों को आप बेचेंगे तो आपको कीमत कम मिलेगा, क्योंकि उसकी जो बनाई होती है, मेकिंग चार्जेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। हाँ, अगर आपके पास बिस्किट है, ETF है, या उससे कहीं ज्यादा अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, बिस्किट के फॉर्म में है, या अगर मैं ठेठ कूचा महाजनी की भाषा में कहूं कि अगर आपके पास छोटी सी पाव रोटी है, तो आप उसका एक हिस्सा बेच करके आप मुनाफा कमा लें, और उसका पैसा आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, जिसमें गोल्ड ETF भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, और या फिर आप शेयर बाजार में भी जा सकते हैं। From Kolkata, we are joined by Anuradha. A warm welcome, Anuradha. हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। जी, मेरा सवाल है, ये जो पेपर गोल्ड होता है जी उसको खरीदने के लिए जो गवर्नमेंट जो स्कीम जब खोलते हैं तो वो तो शायद अभी नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या कोई पीरियोडिकली कोई फिक्स टाइम है? और अगर नहीं है तो अगर मैं आप लोगों के प्रोग्राम में सुनी हूँ, पहले मेरे को नहीं पता था, ये FOF और एक और जो होता है जो शेयर बाजार से खरीदा जा सकता है विथ डीमैट अकाउंट, ये दोनों के बारे में थोड़ा क्या आप बताओगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है? या क्योंकि मैं पहली बार ले रही हूँ तो मेरे को लेना चाहती हूँ, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा अगर कुछ मेरे को बताओ कि आप कौन सा कैसे परचेज किया जाता है, थ्रू क्या मैं ICICI बैंक के द्वारा परचेज कर सकती हूँ, या मेरे को इंडिविजुअली डायरेक्टली खरीदना पड़ेगा डीमैट अकाउंट एक्योर करके? जी अनुराधा, देखिए आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, उसकी पीरियोडिसिटी नहीं है, और उस संकेत अभी तक जो भी है कि अब वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा विकल्प था, एक ऐसा निवेश का माध्यम था जिसमें 8 साल पूरे होने पर सरकार बाजार कीमत के हिसाब से पैसा वापस करती थी, और हर साल 2.5% का ब्याज भी देती रही है। तो अब तक जितने भी उसके इश्यूज आए, जो 2022-23 में जो है वो उसका आखिरी, 2023-24 में माफ कीजिएगा, उसका आखिरी इशू आया था, उसके बाद वो नहीं आया है। अगर फिर भी आप अगर उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जैसे आप शेयर खरीदते हैं उसी तरीके से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो RBI के रिटेल डायरेक्ट एक वेबसाइट होता है, वहां से आप खरीद सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा पेपर गोल्ड, यानी कि आप ETF की बात कर रही हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप वो किसी भी शेयर ब्रोकर के जरिए, या यहां तक कि आप ऑनलाइन किसी भी जो इंस्टीट्यूशन जो कि ETF जारी करते हैं उनके ऑनलाइन आप जाकर के खरीदारी कर सकते हैं, वहां पर आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। अभी के समय में गोल्ड ETF एक अच्छा विकल्प है, आप उसमें पैसा लगा सकती हैं, और ध्यान रखिएगा कि जिस दिन थोड़ा डिप हो उस दिन आप लगाएं, तो आपके लिए उसमें बढ़ोतरी के मौके ज्यादा बनेंगे। पंकज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में। सवाल पूछ लें प्लीज। जिसमें 8 साल पूरे होने पर
सरकार बाजार कीमत के हिसाब से पैसा आप वापस अपना कर देती है। वॉल्यूम, और रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए पंकज। तो अब तक जितने भी उसके इशू आई थिंक जो we 2022 have lost touch with him. From Bihar, we have टिंकू जी कैसे हैं आप? सवाल पूछ लें। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या सवाल है? पूछ लें टिंकू जी। सर मैं गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में गोल्ड पॉलिसी चलता है, जी जी कोई अकाउंट है जी। तो गोल्ड में निवेश करने के लिए किस तरह होगा, इसके लिए थोड़ा जानकारी चाहिए सर। आज का मार्केट मंत्र स्वर्णिम है, बहुत सवाल गोल्ड पे आ रहे हैं। टिंकू जी देखिए, मुझे लगता है आप भी शायद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने अभी जस्ट अनुराधा जी के प्रश्न के जवाब में कहा था कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था FOF, यानी कि फंड ऑन फंड का जो होता है वो थोड़ा सा एक तकनीकी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप दूर रह सकते हैं। अगर आपको सीधे सीधे खरीदारी करनी हो तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड ETF जिसको हम लोग कहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे जाकर के आप खरीद सकते हैं, या उनकी वेबसाइट पर बहुत सारे जो ETF जारी करते हैं म्यूचुअल फंड, उनके वेबसाइट से भी आप सीधे सीधे इसको खरीद सकते हैं। आपको KYC पूरी करनी होगी, यानी अपना पहचान आपको साबित करनी होगी, और उसके बाद आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। देव दिल्ली से। देव, स्वागत आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछ लें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। लास्ट वीक हमने आप एक बात बता रहे थे यूलिप के बारे में बता रहे थे। यूलिप कैसी होती है, किस तरह की होती है जी? और एक हमने लास्ट मंथ में हमने ब्रांच में विजिट किया था, तो वहाँ FD के लिए हम गए थे प्राइवेट बैंक में। उन्होंने हमें एक स्कीम हमें बता रहे थे 2 लाख 12 साल तक देने पड़ेंगे, और हर साल आपको हम 83,000 देते रहेंगे रिटर्न में, और फिर 13वें साल में आपको पैसा नहीं देना। 25 साल तक हम आपको फिर 83,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, और टोटल आपका अकाउंट हो जाएगा ये 48-49 लाख। तो ये यूलिप है या ये कुछ और कोई चीज है जो हमें ये 2 चीजें मुझे जो आप कहना, देखिए यूलिप जो है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसको हम लोग कहते हैं, ये दरअसल बीमा और म्यूचुअल फंड का मिला जुला स्वरूप होता है। पारंपरिक बीमा उत्पादों के मुकाबले इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एक अपने मूल के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, जो होना भी चाहिए, हम सभी निवेशकों को अपने मूल के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए, तो यूलिप आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर है कि या तो आप प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदिए, या फिर आप एक प्योर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लीजिए। कॉम्बिनेशन जो है ना, ये जो मिला जुला स्वरूप है, इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा जो आपका प्रश्न है बैंक का, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि बैंक में 5 वर्ष से ऊपर की कोई जमा योजना होती नहीं है। जमा योजना 5 वर्ष उनके लिए मैक्सिमम है। अब वहां पर कोई आपसे कहे कि आप 12 वर्ष के लिए आप पैसे लगा दीजिए और उसमें इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये एक इंडिविजुअल कोई स्कीम्स हो सकती है किसी व्यक्तिगत स्तर पर, उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं होगा। बैंकों के पास आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 साल का होता है। हाँ, अगर आप PPF यानी कि डाकघर में आप जब खोलते हो वो 15 साल का होता है, या यदि आप बाकी दूसरे स्कीम्स का अगर आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट करते हैं, उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं होती है। पंकज जी दिल्ली से आ गए हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। क्या सवाल है पंकज आपका? गुड इवनिंग सर, मार्केट मंत्रा की टीम को नमस्कार। सर, मैं एक श्रोताओं की ओर से एक दुविधा में रखना चाह रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में एड्रेस करिएगा। कि हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और जब हम ETF और म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो एक बहुत लंबे समय के लिए और एक पैसा वो ग्रो करता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म होता है वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, या फिर जो लॉन्ग टर्म में ये हम छोटे मोटे ETFs जो खरीदते हैं जो 30-40 रुपए के मिलते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है? तो एक एक्सपर्ट एडवाइस दीजिएगा। थैंक यू। पंकज जी देखिए, ये निवेश का समय कितना होना चाहिए व्यक्तिगत एक फैसला होता है। आप एक शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के लिए आप करते हैं, यानी कि 364 दिन 363 दिन के लिए करते हैं, या आप 366 दिन से ज्यादा जो कि लॉन्ग टर्म में आ जाता है, ये आपका एक व्यक्तिगत फैसला होता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि शेयर बाजार या फिर ETF या म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप सोचते हैं कि मैं आज लगाऊं और कल होकर के निकाल लूं, तो वो आपके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, अगर आप मनी मार्केट वाले जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप पैसा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको
बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम समय में आपको पैसा मिल जाता है। रहा सवाल कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, तो मेरी अपनी सलाह ये रही है, मेरी आपको सलाह यही है कि आपके पास यदि 100 रुपए हैं तो उसका एक हिस्सा अपने उम्र के हिसाब से, जैसे आप मान लीजिए कि 40 वर्ष के उम्र के हैं या आपकी उम्र 50 वर्ष की है, तो उसी हिसाब से आप उसका 50% जो है वो आप लॉन्ग टर्म में रखें और बाकी जो 50% है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में रखें। तो जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप जो है वो लॉन्ग टर्म आप घटाते जाएं, और उम्र अगर आपकी कम है तो आप लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय के लिए ज्यादा करें। जैसे मैं कहूं कि अगर 30 वर्ष के हैं तो आपको 70-80% लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। यदि आप 50 वर्ष से नीचे के 50 वर्ष से ऊपर के हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म यानी कि जैसे आप थोड़े समय के लिए आप बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकते हैं जो कि 45 दिन का भी होता है, 60 दिन का भी होता है, या फिर मनी मार्केट के जो म्यूचुअल फंड, जो लिक्विड फंड्स वहां पे आप लगा सकते हैं। शेयर बाजार में भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़े समय के लिए है। ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स का भी आपको ख्याल रखना है। अगर बहुत बड़ी रकम है तो थोड़ा 1.25 लाख रुपए तक आपका माफ है। 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, 1.25 लाख लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा का। अगर 1 साल से कम है तो जिस रेंज में आपका इनकम टैक्स कटता है उसी हिसाब से आपके गेन पे टैक्स कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो ख्याल रखें। From Mysuru, we are joined in by Kumar Naik. A warm welcome. Good evening, everyone. Market Mantra team. Good evening. This is Kumar Naik from Mysuru, Karnataka. Yes, please. So, this question. I wanted information regarding systematic investment plan. Number one, and as you mentioned during your headline, today State Bank of India (SBI) is a report like it is profitable or some kind of headline you put. Please elaborate on that aspect also. Sure, we will discuss it. 2 questions. Please elaborate, sir. Mr. Naik, when we talk about SIP is basically a kind of entry point for small investors. And suppose that if you are not having a large amount at one go, you can invest in a small small amount, what we call as the sachet investment. Sachet investment means when you buy a shampoo sachet of 5 rupees or 10 rupees, you are not buying a bottle. I mean, buying a bottle, you need more money, but you can have a sachet of 5 rupees and 10 rupees, the same kind of thing. You can put money in the mutual fund through the systematic investment plan. SEBI has already decided to bring it down from 500 rupees to 250 rupees and 100 rupees. So it's very easy. And the best part of SIP is that as soon as the market, goes up, you will be able to have lesser amount of units, but when the market is down, you will get higher amount of units. So the averaging will always be possible and the investment value will grow. So SIP is a good thing. For SBI, I believe we will have a story on that. You will get all the information about that particular thing which you have asked. Atanu Shah from Kolkata. Atanu ji, सवाल पूछ लें. Good evening. Good evening. Good evening. Sir, my question is, how do we count gross state domestic product? And my second question, sir, do we expect this financial Mumbai Stock Exchange or exchange reach 1 lakh? Thank you. The first question, the GDP. In fact, we use another terms also, which is called GVA. So when we talk about the economic output of a country, so one instrument is the GDP, which is the gross domestic product, which is the value of goods and services produced in a country. That's the classic definition of GDP. And GDP always gives some kind of indication about that what kind of demand is happening in the economy. We have another term which is called GVA, which is the gross value added, which is also a sum of all the values, but it gives indication about the supply side situation. I mean, it gives what kind of goods we are producing or what kind of services we are providing and whether we are meeting the demand or not. So you need to keep 2 terms in the mind, one GDP and the another one is the GVA. The second question about what will happen to indices, if I understand correctly. So now as the Sensex has crossed 80,000, people are more and more talking about that it will pick up further.
At this moment, it is very difficult to say because the global uncertainty. So please keep in mind, it's very difficult to give a clear number that what will be but we are expecting that market will see some rise in the next 3 months. और आज थोड़ी सी आपने एकेडमिक बात की, जीडीपी और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो जीडीपी भी फिर दो तरीके के हो जाएंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जीवीए में भी वही आएगा, जीवीए में भी वही आएगा। लेकिन क्या आज के ऐसी भी चर्चाएं हैं कि बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस जीवीए ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा क्लोज है? बिल्कुल, देखिए रियल और नॉमिनल आपने अच्छा सवाल उठाया है। देखिए जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी कि महंगाई दर के हिसाब से जब हम किसी भी आर्थिक संकेतकों का आकलन करते हैं तो वो आपका नॉमिनल हो जाता है, और जब हम महंगाई दर घटा देते हैं तो आपका रियल हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे हमारा नॉमिनल जीडीपी 10% है और हमारा जो रियल जीडीपी है वो 6.5% के लगभग में है। अब प्रश्न ये है कि जीवीए को हम ज्यादा ऑप्ट करें। 2015 में भारत सरकार ने फैसला किया कि 2015 तक जितने भी हमारे आंकड़े आते थे तो उसमें जीडीपी ही होता था, हम जीवीए को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं करते थे। चूंकि इंटरनेशनली जीवीए को सब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और जैसा कि हमको अर्थशास्त्र में कहते हैं ना कि मांग और आपूर्ति दोनों देखनी, तो मांग के लिए तो हमारे पास जीडीपी था, आपूर्ति के इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए, आपूर्ति की व्यवस्था को समझने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था, फिर हमने जीवीए को जो है वो ऑप्ट किया है। बिल्कुल। रत्नाकर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मार्केट में स्टॉक में एसआईपी कैसे चालू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कैसे चालू कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है कि आने वाले समय में या नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा चलेगा, कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए? रत्नाकर जी, अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। या तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर स्टॉक मार्केट की भी फैसिलिटी करीब करीब सभी बैंक देते हैं, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो वहां जाकर के आप उनका जो कैपिटल मार्केट डिवीजन है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको फंड चुनना है, और जहां तक मेरी समझ है कि रविवार को मार्केट मंत्रा म्यूचुअल फंड पर खासतौर पर केंद्रित होता है, तो आप एक विशेष किसी एक फंड के बारे में जिसमें आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि रविवार को भी जुड़े और आप सवाल पूछे, तो आप और पॉइंटेड आंसर मिल जाएगा कि आप किस फंड में आप अपना एसआईपी शुरू करें। और एसआईपी शुरू करने का दूसरा जो तरीका है कि जैसे जितने भी म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजर्स हैं, जिनको हम लोग एएमसीज कहते हैं, उन एएमसीज की वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपको समय देना होगा कि 5 साल का हमको एसआईपी करना है, 3 साल का हमको एसआईपी करना है, 7 साल का एसआईपी करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है कि अगले सप्ताह बाजार का क्या हाल होगा। अभी जिस तरीके के संकेत हैं उससे यही लगता है कि बाजार में अगले सप्ताह भी जो है वो तेजी हमें देखने को मिल सकती है। मुकुंद फ्रॉम अहमदनगर जॉइन्स अस नाउ। अ वार्म वेलकम मुकुंद। गुड इवनिंग ऑन मार्केट मंत्रा टीम। मेरे 2 सवाल है सर जी। पहला है, आपका जो टाइमिंग रहते है 6:30 बजे से 7 तक, और कोई ब्रॉडकास्टिंग का टाइम है क्या उसी डेट में? या नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का दूसरा समय नहीं है, लेकिन अब आप इसे हमारी वेबसाइट पर AIR न्यूज का ऐप, न्यूज ऑन एयर ऐप पे और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अगर आप मार्केट मंत्रा ऑल इंडिया रेडियो टाइप करेंगे तो। चलिए, थैंक यू सर। सेकंड सवाल मेरा ये है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम रहती है पीपीएफ 15 साल का, SC सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और MIS, उसको मेरा जो लड़का है वो अबोर्ड है, परदेश में रहता है, तो उसको नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूँ क्या मैं? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, सरकार की कुछ योजनाओं में पाबंदी है। अगर वो NRI हैं तो उनके ऊपर पाबंदी है, आप उनको शायद नॉमिनीज आप नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्कीम्स को लेकर के हम आपको और स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर योजना में आपको इस बात की इजाजत नहीं होती है। केशव फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। केशव, अ वार्म वेलकम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे हमारी बैंक में सर FD है, तो उसमें FD से ज्यादा अमाउंट किसमें मिलता है, परसेंटेज जिसमें होती है? आपकी उम्र कितनी है? सर 27। देखिए केशव जी, आप युवा हैं और आप ज्यादा अपने कमाई करना चाहते हैं, अपने जो कुछ भी आपके पास बचत होती है, तो इस समय में आपके लिए एक बेहतर विकल्प है कि आप शेयर बाजार में थोड़े थोड़े पैसे आप लगाना शुरू करें। तो आपके लिए शायद हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बैंक से आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि
शेयर बाजार में केवल पैसे का निवेश नहीं होता है, धैर्य का भी निवेश होता है। और आप थोड़े, चूंकि 27 वर्ष आपने बताया, तो आप अगर 2-3 साल 4 साल इंतजार करें तो वो पैसा आपको ज्यादा पैसा दे सकता है। हम ये नहीं कहेंगे देगा ही, लेकिन दे सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके निवेश करें बाजार में, और थोड़ा सा आप जो है वो म्यूचुअल फंड में आप SIP शुरू कर दीजिए 1 या 2 स्कीम्स के साथ, तो आपके लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और एक खबर पाकिस्तान से संबंधित। भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। छोटी सी टिप्पणी, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, पाकिस्तान से अगर हम आयात करते हैं उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। अप्रत्यक्ष में जोड़ लीजिए कि वो तीसरे देश के रास्ते से आता है। मान लीजिए कि खाड़ी के देशों के जरिए या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जो भेज देंगे वो भी इजाजत नहीं होगी। यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर पाकिस्तान है तो वो आयात नहीं हो सकता है। शंकर भोपाल से जुड़े हुए हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जल्दी से सवाल पूछ लें क्योंकि समय अब कम है। नमस्ते सर। सर, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के लेके क्या ग्रोथ हो रही है इंडिया में? सोलर और हाइड्रोजन, इन सबको लेके अपने यहाँ क्या ग्रोथ हो रही है? इसके लेके कोई कंपनीज हैं, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? बिल्कुल। देखिए, ग्रीन को लेकर के, ग्रीन एनर्जी में एक कंपनी है जिसका IPO काफी कामयाब रहा था, और कई और PSUs हैं जिनके ग्रीन जो सब्सिडियरीज हैं वो बाजार में आने को तैयार हैं। तो ग्रीन एनर्जी में संभावनाएं काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन को लेकर के अभी बहुत ज्यादा जैसे कहा जाए कि एक उत्सुकता जो है वो नहीं बन पाई है। लेकिन हाँ, ग्रीन प्रॉपर जिसको हम कहें, वो आप उसके लिए आप IPO में पैसा लगा सकते हैं जो सरकारी कंपनियों के आने वाले हैं। The country's largest lender, State Bank of India, or SBI, announced a 10% fall in standalone net profit at 18,643 crore rupees during the fourth quarter of the last fiscal, against a profit of 20,698 crore rupees in the same quarter of FY 2023-24. But for the entire financial year 2024-25, the bank reported 16% increase in profit at 70,901 crore rupees. The bank's board declared a dividend of 15.90 rupees per equity shares for FY25. SBI's total income rose to 1.43 lakh crore rupees in the March quarter from 1.28 lakh crore rupees, while the interest income advanced to 1.2 lakh crore rupees from 1.1 lakh crore rupees a year ago. The bank's asset quality improved. Gross NPAs declined to 1.8% from 2.2%, and the net NPAs eased to 0.47% from 0.57% last year. And also the US markets rose yesterday, notching the second straight week of gains, helped by strong economic data and potential easing of trade tensions between US and China. शिशिर, ये स्टेट बैंक का जो नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ है, वैसे क्वार्टरली रिजल्ट में तो आप कुछ भी अपेक्षा करते रहते हैं, नीचे गिरा है, लॉस नहीं हुआ है। मतलब अगर पिछले बार की प्रॉफिट से तुलना करें तो 10% का उसमें जरूर हम लॉस देख रहे हैं। तो क्या ये बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल उसका पिक्चर दे रहा है? आपको याद रखना है कि ब्याज दर में कटौती की गई है, तो बैंकों के मुनाफे पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हुआ है। लेकिन ये चौथे क्वार्टर का है। मैं वही तो, आप याद करिए, फरवरी में जो है वो पहली ब्याज दर में कटौती फरवरी में की गई थी और दूसरी कटौती अप्रैल में की गई है। तो फरवरी में जो कटौती की गई उस पर जमा पर रातों रात कम नहीं हुआ है, लेकिन कर्ज सस्ता हो गया, तो जिसकी वजह से बैंक की जो मुनाफा है उसके ऊपर असर पड़ा है। बिल्कुल ठीक। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है। तमाम श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शिशिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Shishir, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty jump over 1% this week. India bans all direct and indirect imports from Pakistan. And SBI's net profit falls 10% to 18,643 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.